आज आप लोगों को चुनना पड़ेगा। मैं अब इस लड़ाई को, और पिछले 1 साल से जितनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स हुई हैं, हर मीटिंग के अंदर लड़ाई हुई है, हर मीटिंग के अंदर अवरोध हुआ है। जितनी पीएससी की मीटिंग्स होती थी, हर मीटिंग के अंदर चीखा चिल्ली होती थी। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, ये स्वराज नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आज आपको चुनना है। या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। और मैं 1 मिनट, मैं आपको पशुपेश में भी नहीं डालना चाहता। मैं बस आज आपको, आपके सामने बहुत अहम दिन है। आप या तो इनको चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। अगर आप इनको चुनते हैं तो मैं आपको पशुपेश में नहीं डालना चाहता। मैं नेशनल कन्वीनर, पीएसी, एनई और नेशनल काउंसिल, इन चारों से मैं इस्तीफा पंकज के पास छोड़ के जा रहा हूं। आप लोगों को तय करना, मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको, आप लोग तय कर लीजिएगा। प्रशांत जी ने कई लोगों से बीच बीच में बोला कि हम चाहते हैं कि पार्टी हार जाए, तभी पार्टी के अंदर मंथन होगा, तभी पार्टी को सबक मिलेगा, तभी केजरीवाल को सबक मिलेगा। रोज धमकियां दी जाती थी, अगर ये नहीं किया तो कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे, अगर वो नहीं किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे। ये तो जनतंत्र नहीं है, ये तो स्वराज नहीं है। हमारे 15 सीनियर लीडर पूरे देश भर से दिल्ली आए और 2 दिन या 3 दिन तक पूरा दिन प्रशांत जी को, शांति जी को मनाते रहे कि पार्टी को बर्बाद मत कीजिए। इतिहास रचा जा रहा है। ऐसे समय में जब हमारे नेताओं को पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था, वो उनको मनाने में लगे हुए थे। हमारे 12 कैंडिडेट्स के ऊपर प्रश्न खड़े किए गए। मैं यहां पे सत्ता लेने के लिए नहीं आया। मैंने पहले इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी थी, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अगर सत्ता का लालच होता तो कोई जरूरत नहीं थी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मुझे। हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे? आज तक इस देश के अंदर चाहे 100 लोग, कोई कहता है मैं जिद्दी हूं, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल बेईमान है। इस पार्टी को हमने जन्म दिया है, अपने खून से सींचा है, अपनी जान दांव पे लगाई है। 15 दिन अनशन किया था। डायबिटीज का मरीज हूं। यहां पे डॉक्टर राकेश पारिक भी बैठे होंगे, वो भी रोए थे उस दिन। 3-4 दिन के बाद कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जो ये कह दे कि 48 घंटे से ज्यादा ये जिंदा रहेगा। मेरी मां खूब रोई थी, मेरी पत्नी खूब रोई थी। जितने डॉक्टर वहां खड़े थे, मेरा कीटोन का लेवल 4 या 5 पहुंच गया था, जो कि खतरे के लेवल से बहुत ऊपर होता है। मौत के मुंह से मैं निकल के आया हूं। इस पार्टी को हमने अपने खून से सींचा, अपनी जान से सींचा है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस पार्टी को ले लो आप लोग। इस पार्टी को इस तरह से मारो मत, इसकी हत्या मत करो इस तरह से। मैं इनसे लड़ने के लिए नहीं आया। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है, बाहर के भ्रष्टाचारियों से है। मेरी लड़ाई इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है। मैं यहां पे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से लड़ने के लिए नहीं आया। आज मैं हार मानता हूं, आप जीत गए। मैं आज इस लड़ाई को खत्म करने आया हूं। मैं और इस लड़ाई में नहीं जीना चाहता। कुमार विश्वास ने कहा मैं भी आप सारे पदों से इस्तीफा दे देता हूं। गोपाल राय ने कहा मैं भी सारे पदों से इस्तीफा दे देता हूं। मनीष सिसोदिया ने कहा मैं भी सारे पदों से इस्तीफा दे देता हूं, आपका सम्मान रह जाएगा।
फिर बोले हमारे मुताबिक 7 आदमियों को एनई में डालो, हम उसके लिए भी तैयार हो गए। अंत में मैसेज आया कि हम बातचीत और नहीं करना चाहते, बातचीत टूट गई। तो दोस्तों, हमने सब कुछ करके देखा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं तिहाड़ क्यों गया? कोर्ट में खड़ा था, जज ने कहा बेल ले लो। मैंने कहा नहीं जी, बेल नहीं लूंगा। जज बोली पर्सनल बॉन्ड साइन कर दो। अच्छा, बेल मत लो। मेरे को ये नहीं पता था ये पर्सनल बॉन्ड क्या होता है। मैंने प्रशांत जी की तरफ देखा, प्रशांत जी ने यूं किया। मैंने कहा ना जी, मैं पर्सनल बॉन्ड नहीं लूंगा। जज ने कहा अरेस्ट हिम एंड सेंड हिम टू तिहाड़। मैं तिहाड़ चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं प्रशांत जी, आपके एक इशारे के ऊपर मैं जेल चला गया। एनई के नए सदस्य बनाए जाए। अब मेरा एक प्रश्न, हमने सारी बातें मान ली, पर मन में एक प्रश्न उठता है। योगेंद्र यादव जी पिछले 1 साल से हरियाणा के प्रभारी थे, वहीं आरटीआई लागू कर लेते 1 साल में, वहां पे वोटिंग कराते। 1 साल में कितनी वोटिंग कराई हरियाणा में? यहां पे हरियाणा के साथी भी होंगे भाई, कितनी वोटिंग कराई? 1 वोटिंग हुई हो पूरे। कुछ लागू तो करके दिखाओ, कुछ करके तो दिखाओ। हरियाणा में लागू कर दो, हम पूरे देश में लागू कर देंगे 5 पॉइंट। करने की मंशा नहीं। 5 पॉइंट मान लिए हमने। उसके बाद इनके आदमी आके कहते देखो जी, ये तो बार्गेनिंग के लिए थे, ये तो हम केवल बार्गेनिंग कर रहे थे, हमें हरियाणा दे दो। हमने कहा हरियाणा ले लो। बोले नवीन जयहिंद बड़ा तंग करता है, नवीन जयहिंद को वहां से, हमें नवीन जयहिंद मुक्त हरियाणा चाहिए। हमने कहा नवीन जयहिंद को समझा लेंगे, दिल्ली ले आएंगे, दिल्ली में गांव देहात में लगा लेंगे। फिर पलट गए। फिर बोले नहीं, अगर ये मैसेज जाएगा पूरे देश में कि हमने एनई छोड़ दी और बदले में हरियाणा ले लिया तो बड़ा गंदा लगेगा, तो कुछ सम्मानजनक तरीका निकालो। तो संजय सिंह ने कहा मैं भी आपके साथ इस्तीफा दे देता हूं सारे पदों से। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई। उसके बाद बीजेपी एक के बाद एक राज्य जीतती गई। लोगों को लगने लगा कि बीजेपी का रथ कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली की जनता ने बीजेपी का रथ रोक के दिखा दिया था। पूरे देश में भारी उत्साह हुआ था दिल्ली की जीत के बाद। पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल हो गया था कि बीजेपी को भी रोका जा सकता है, बीजेपी का रथ भी रोका जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे सूत्रों के मुताबिक, आपके भी अपने सूत्रों के, कांग्रेस और बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई थी। दिल्ली के चुनाव के बाद दोनों पार्टियां हिल गई थी कि ये क्या हो गया, 70 में से 67 सीट आ गई, ये क्या हो गया। लेकिन उन्हें ज्यादा दिन चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका काम हमारे अपनों ने ही कर दिया। मैं ये सोच रहा था पिछले 1.5 महीने में जो कुछ हुआ उसका फायदा किसको मिला? क्या केजरीवाल मजबूत हुआ? क्या आम आदमी पार्टी मजबूत हुई? क्या प्रशांत भूषण मजबूत हुए? क्या योगेंद्र यादव मजबूत हुए? इससे क्या इंटरनल डेमोक्रेसी आ गई? स्वराज आ गया? हम सब बदनाम हुए। मुझे लगता है जो कुछ भी 1.5 महीने में हुआ, दूसरी पार्टियों को लगेगा कि यार अगर इसी को इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं तो तौबा तौबा इस इनर पार्टी डेमोक्रेसी से। अगर इसी को स्वराज कहते हैं तो भगवान बचाए इस स्वराज से। इससे किसको फायदा हुआ? इससे मोदी को फायदा हुआ। गलत तो नहीं कह रहा? इससे किसको फायदा हुआ? इससे बीजेपी को फायदा हुआ।
इससे कांग्रेस को फायदा हुआ, इससे अंबानी को फायदा हुआ। एक और वाक्य है जो मुझे याद आ रहा है, कई वाक्य हुए पिछले 1 साल से 1.5 साल से, ढेरों षड्यंत्रों का सामना हम लोग कर रहे हैं। जून या जुलाई के महीने में हमारी पॉलिसी टीम की मीटिंग हो रही थी और उसमें अचानक एक बड़े नेता आए और उन्होंने कहा कि एक खुशखबरी लाया हूं। आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उन दिनों में आपको याद होगा बीजेपी कवायद कर रही थी जोड़ तोड़ करके सर, कि आज की खबरों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और अगर बीजेपी सरकार बना लेगी तो अरविंद लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे, फिर हमें अरविंद को नेशनल कन्वीनर के पद से हटाने में ज्यादा सुविधा होगी। खैर, हम लोग चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद जो पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, मैं नहीं गया था लेकिन मुझे बताया गया कि उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भी मैं ही टारगेट था कि यह सारा चुनाव केजरीवाल के नाम पे क्यों लड़ा गया, होर्डिंग्स पे केजरीवाल के फोटो क्यों लगाए गए, 5 साल केजरीवाल के नारे के ऊपर 10 करोड़ रुपए क्यों फूंक दिए गए। तो जैसे मैंने कहा कि हमें आज सोचना पड़ेगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है या महत्वाकांक्षाओं की है। कहीं सिद्धांतों के नाम पे अपनी महत्वाकांक्षाएं तो पूरी नहीं की जा रही हैं। मैं चुप रहा, देखता रहा, सुनता रहा, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। ऐसे वक्त पे जब इतने सारे काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, तो शायद अखबारों में और टीवी में हम लोगों को अपने काम की वजह से न्यूज में होना चाहिए था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमें धोखा दिया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि जीत या हार इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उस राजनीति में यकीन नहीं करता। 1350 पार्टियां दिल्ली देश के अंदर रजिस्टर्ड हैं। कोई जानता है 1350 पार्टियों को? आज आम आदमी पार्टी को जानते हैं क्योंकि हम जीते हैं। हम यहां जीतने के लिए आए हैं। जीतेंगे लेकिन बेईमानी करके नहीं जीतेंगे, ईमानदारी से जीतेंगे। और जिन जिन लोगों को हारने की राजनीति करनी है वो हारने की राजनीति करें, जिनको जीतने की राजनीति करते हैं वो हमारे साथ चलें। हमारे खिलाफ अखबारों में स्टोरीज प्लांट की गई, आधे पेज की स्टोरी मेरे खिलाफ छपी और सब गलत लिखा हुआ। उस स्टोरी के अंदर सब कुछ गलत लिखा हुआ था। सुबह सुबह किसी ने, एक वॉलंटियर ने योगेंद्र जी से फोन किया, ये ऐसी स्टोरी छपी है। उन्होंने खुद ही बोला, मैं तो इस पत्रकार को जानता भी नहीं हूं, मैं तो मिला ही नहीं हूं। शाम तक योगेंद्र जी को लगा होगा कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने फोन करके उसी वॉलंटियर को कहा, नहीं मुझे याद आ रहा है, मैं 10 दिन पहले चंडीगढ़ गया था, ये पत्रकार मुझसे मिलने तो आई थी, पर ये सब मैंने नहीं बोला था। अगले दिन जब पत्रकार को फोन किया गया और पत्रकार को कहा गया कि आपने ये सब गलत क्यों लिखा, तो वो बहुत नाराज हुई। उसने कहा कि योगेंद्र यादव जी ने 5 पत्रकारों को ब्रेकफास्ट मीटिंग पे हमें चंडीगढ़ में बुलाया था और केजरीवाल के खिलाफ जो जहर उगला था उन्होंने, और उसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है। और अब उस पत्रकार ने सबके सामने बोला है कि योगेंद्र यादव जी ने केजरीवाल के खिलाफ हमें भरा था। 2 टीवी चैनलों के बड़े बड़े एडिटर्स ने मुझे कहा है कि योगेंद्र यादव जी ने आके हमें केजरीवाल के खिलाफ भरा था। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ। हालांकि कहा गया था कि दिल्ली के चुनाव में निर्णय लेने का अधिकार हमें है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में हमें हराने की पूरी साजिशें रची गई। अवाम नाम की एक संस्था खड़ी की गई, उसको पूरा समर्थन दिया गया। बाद में टीवी में निकल के आया है कि अवाम के लोग पूर्व बीजेपी के सदस्य थे, अवाम को बीजेपी फंडिंग कर रही है। प्रशांत जी ने कई लोगों से बीच बीच में बोला कि हम चाहते हैं कि पार्टी हार जाए।
तभी पार्टी के अंदर मंथन होगा, तभी पार्टी को सबक मिलेगा, तभी केजरीवाल को सबक मिलेगा। रोज धमकियां दी जाती थी, अगर ये नहीं किया तो कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे, अगर वो नहीं किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे। ये तो जनतंत्र नहीं है, ये तो स्वराज नहीं है।